आ जाओ भाई 12वीं वालों, चैप्टर नंबर 2 पे चलते हैं बेटा। आईईडी का चैप्टर नंबर 2 दैट इज इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1950 टू 1990। ठीक है, काफ़ी अच्छा टॉपिक है बेटा, काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगी इसके अंदर। काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो ध्यान रखनी है अपन को, तो वो सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए अपन इस चैप्टर में एंटर करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बेटा सेटिंग को चेंज कर लेता हूँ बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं सेटिंग थोड़ी सी ऑफ लग रही है। आई थिंक नाउ इट इज़ बेस्ट। चलो आ जाओ बेटा, स्टार्ट करें बेटा। तो आ जाओ, इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1950 टू 1990 हम देखने वाले हैं। क्या इंडियन इकोनॉमी का क्या दशा थी बेटा, क्या चीज़ें थी, वो सब चीज़ पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली में हम लोग इस चैप्टर के अंदर इंट्रोडक्शन एंड द बिगिनिंग ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करने वाले हैं। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो 15 अगस्त 1947 के अंदर इंडिया जो है बेटा वो आज़ाद होता है। लगभग नियर बाय हम मान सकते हैं 200 ईयर्स ऑफ नियरली 200 ईयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल के बाद में। और जैसे ही इंडिपेंडेंस होती है बेटा, कहीं ना कहीं जो होता है इंडिया एक नए फेज में आता है, दैट इज ऑफ नेशन बिल्डिंग। दैट इज वेरी ट्रू बेटा कि हम लोगों ने जब ब्रिटिशर्स से छीन कर पावर अपने हाथों में ली तब हमारे पास में बहुत सारी चुनौतियां थी बेटा, बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने थे बेटा। हमारी इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। एग्रीकल्चर आपको पता ही है बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट हो चुका था, जो कि अपन ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाई था। इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ था। ठीक है, हमारा इंडस्ट्रियल बेस, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी डेवलप नहीं था। तो बहुत सारे चैलेंजेस हमारे साथ हमारे सामने खड़े थे। और वहीं पे जो लीडर्स थे हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के, उनको कई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने पड़े हमारे फ्यूचर ऑफ द कंट्री को क्या करने के लिए, हमारे फ्यूचर ऑफ कंट्री का भला करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए कई सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स का जन्म लिया गया। और उसमें से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लीडर्स के सामने ये था कि हम कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्ट करें। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाज व्हाट टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम शुड इंडिया अडॉप्ट, ताकि हम लोग जो है मतलब जो पीपल हैं उनका वेलफेयर हो सके। ठीक है, सो दैट द पीपल सो दैट द वेलफेयर ऑफ ऑल द पीपल कुड बी प्रमोटेड इंस्टेड ऑफ बेनिफिटिंग ओनली अ फ्यू। भाई आम जनता का भला हो सके, आम जनता का जो दिक्कतें हैं वो परेशानी जो है वो सॉल्व हो सके, रादर देन किसी फ्यू या किसी कुछ ग्रुप के, उनसे बेटर हमारे को क्या चाहिए था, हमें सारे लोगों का डेवलपमेंट चाहिए था। एंड ये हमारा एक इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का कि किस तरीके से इकोनॉमिक सिस्टम भारत का चूज किया गया और उसके बाद में किस तरीके से भारत में इकोनॉमिक डेवलपमेंट की रूपरेखा रखी गई। इंडिया इनहेरिटेड मैनी प्रॉब्लम्स फ्रॉम द कॉलोनियल पीरियड। ये बेटा इतना छोटे से में बहुत कुछ बता गया। ये पिछले चैप्टर का पूरा इसमें क्या कर रहे हो, समराइज वर्जन बन चुका है कि पिछले हमें चैप्टर में पढ़ा था कि भैया बहुत सारी कॉलोनियल पीरियड्स की प्रॉब्लम आई थी हमारे पास में। जैसे पॉवर्टी बेटा एकदम चरम पे थी, अपने चरम सीमा तक पहुंच चुकी थी। बैकवर्ड एग्रीकल्चर था हमारे भारत के अंदर, लो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा थी लोगों के अंदर। देयरफॉर इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बहुत जरूरी था। तो हमारे जो लीडर्स थे आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, उनके सामने एक बड़ी चुनौती के तरह पे ये चीज उनके सामने रखी गई थी कि भैया अब जो डेवलपमेंट की बारी है वो किस तरीके से आप डेवलप करोगे, कौन से इकोनॉमिक सिस्टम को चूज करोगे, वो चीज के बारे में आपको पढ़ना है। अगर हम बात करें यहां पर लिखा हुआ बेटा नीड टू चूज एन इकोनॉमिक सिस्टम, व्हाई डू वी नीड, कि हमें जरूरत की थी इकोनॉमिक सिस्टम की। तो बेटा इंडिपेंडेंस के बाद में इंडिया को यह डिसाइड करना था कि कौन प्रोडक्शन करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन करेगा और ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज किसके पास में होगी। ये डिसाइड करना बहुत जरूरी था कि कौन प्रोडक्शन करेगा। अब कौन प्रोडक्शन मतलब क्या, इंसान ही करेंगे, रोबोट नहीं करेंगे? अरे मेरे बच्चे, प्रोडक्शन कौन करेगा इसका मतलब ये होता है कि आइदर द प्रोडक्शन इज डन बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स और गवर्नमेंट, या तो गवर्नमेंट करेगी या इंडिविजुअल्स करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन प्रोडक्शन करेगा, गवर्नमेंट प्रोडक्शन करेगी। डिस्ट्रीब्यूशन और ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज कैसे ऑर्गेनाइज की जाएगी, ये भी हमारे को डिसाइड करना था।
डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम उस वक्त वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट किया करते थे और इंडिया को उस सिस्टम को चूज करना था जो कि कहीं ना कहीं ग्रोथ को, जस्टिस को और वेलफेयर को चूज करता हो, यानी कि ये स्टैब्लिश करता हो, क्योंकि इंडिया को ये चाहिए था कि इंडिया जो है वो आगे बढ़े, ग्रोथ जो हो काफी अच्छी हो, जस्टिस होना चाहिए और साथ में लोगों का भला होना चाहिए। तो हमारे मूल सिद्धांत या मेन प्रिंसिपल जिसके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक सिस्टम हम इंडिया के लिए अडॉप्ट करते, उस वक्त के लीडर्स अडॉप्ट करते, तो उनके 3 मेन पिलर्स थे बेटा, दैट दे वांट अ सिस्टम टू बी जिसके अंदर इंडिया का ग्रोथ हो, दे वांट अ सिस्टम टू बी जिसके अंदर जस्टिस हो, एंड थर्ड इज वेलफेयर हो। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स थे जिसके बेसिस पे हमने ये कह सकते हो, ये बोला गया कि भैया आप क्या करेंगे, इन 3 सिस्टम्स का इस्तेमाल करके आप इकोनॉमिक सिस्टम भारत के लिए चूज करेंगे, क्योंकि उस वक्त वर्ल्ड के पास में कुछ इकोनॉमिक सिस्टम से, उसमें से हम क्या चूज करते हैं, हमारे ये 3 मेन प्रिंसिपल थे व्हाइल चूजिंग द इकोनॉमिक सिस्टम। अब सर उस वक्त वर्ल्ड के पास में कौन कौन से इकोनॉमिक सिस्टम थे, मतलब कि वर्ल्ड के पास में कौन कौन सी चीजें थी, तो उसके बारे में यहाँ पे दे रखा है बेटा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स है उस वक्त, और मेनली कैपिटलिज्म था, सोशलिज्म था और मिक्स इकोनॉमी था। कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, मिक्स इकोनॉमी। बेटा इसके बारे में आपको दो चार चीजें समझा देता हूं। जो हमारे पास में कैपिटल सिस्टम होता है, वहां पर जितना भी प्रोडक्शन किया जाता है दैट इज डन बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स या ग्रुप, ठीक है, ग्रुप ऑफ द कंपनीज, यानी प्राइवेट कंपनीज जो होंगी वो भाग दौड़ संभालेगी देश की इकोनॉमी का। जैसे कैपिटलिज्म का एक बहुत ही बड़ा एग्जांपल है बेटा यूएसए। यूएसए एक ऐसी कंट्री है जहां पे आपको मिलेगा कि प्राइवेट कंपनीज जो होती हैं दे do the majority of businesses जो हैं वो प्राइवेट कंपनी कर रही है, और प्राइवेट कंपनी के पास में बहुत सारी चीजें हैं। इवन प्राइवेट कंपनी वहां पर स्पेस रॉकेट्स बना रही है, प्राइवेट कंपनी वहां पर एक्सप्लोरेशन कर रही है ऑफ स्पेस, है ना, एक्सप्लोसिव यानी कि आर्मी जैसे कहते हैं ना, जिसको आर्मी के वेपन्स वगैरह बनाना, वो बना रही है। ये सब चीजें होती हैं वहां पे, मतलब कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं जो जनता चाहती है वो माल बनाते हैं, वो प्रोडक्शन करते हैं रादर देन गवर्नमेंट बनाए, ठीक है। दूसरा होता है सोशलिज्म। सोशलिज्म का एग्जांपल यूएसएसआर है बेटा, और यूएसएसआर में गवर्नमेंट जो होती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है कि नहीं, सब चीजें हम ही बनाएंगे, सब चीजें हम ही बनाएंगे, हम लोग ही सारी चीजों को कंट्रोल करेंगे, वो सोशलिज्म होता है। पर सोशलिज्म जो होता है बेटा, वहां पे एक फायदा ये होता है कि सोशलिज्म जो होता है वहां पे गवर्नमेंट अपने लोगों के भलाई के लिए सोचेगी, यानी जो भी प्रोडक्ट बनाएगी, जो भी जनता को रिक्वायरमेंट होगी, वो बहुत ही कम दाम में बनाएगी और जनता का भला हो सके वो चीज बनाएगी। तो एक तो हो गया हमारे पास में कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म में तो क्या होगा कि चीजें वो बनाई जाएगी जहां मैक्सिमम प्रॉफिट हो, क्योंकि एक कंपनी को या एक इंडिविजुअल को क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाऊं, तो वो ही चीज बनाएंगे जिससे ज्यादा बेचने से ज्यादा पैसा है। पर सोशलिज्म में गवर्नमेंट बना रही है बेटा, गवर्नमेंट प्रोडक्शन कर रही है मेनली, और गवर्नमेंट अगर मेनली प्रोडक्शन कर रही है तो वो चीज बनाएगी जिससे जनता का ज्यादा से ज्यादा भला हो सके। अब इन दोनों को ही अगर जोड़ जाए तो बन जाता है मिक्स इकोनॉमी। तो उस वक्त ये कुछ हमारे पास में इकोनॉमिक सिस्टम से, और हमारे सामने हमारे जो लीडर्स थे इंडिया के सामने, उनके सामने ये एक इंपॉर्टेंट सवाल था कि हम कौन से इकोनॉमिक सिस्टम को चूज करें। तो हमारे उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का ये मानना था, और वो स्ट्रांगली अपने आइडिया ऑफ सोशलिज्म के थ्रू अट्रैक्टेड थे, मतलब कहीं ना कहीं उनको ये दिमाग में था कि आइडिया ऑफ सोशलिज्म इज बेटर, बिकॉज उससे क्या होता है, गरीबों का भला होता है, इसलिए कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी बिटवीन द रिच एंड पुअर रिड्यूस होती है, क्योंकि आम जनता को भी आप क्या करोगे, फायदा पहुंचाओगे, और जब आम जनता को फायदा पहुंचेगा तो कहीं ना कहीं जो रिच एंड पुअर का गैप है वो कहीं ना कहीं कम होगा, हमारे पास में इनइक्वालिटी जो होगी वो रिड्यूस होगी। तो जवाहरलाल नेहरू जी का मानना यह था कि भैया
सोशलिज्म जो है वैसा हमारा इकोनॉमिक सिस्टम होना चाहिए ताकि इनइक्वालिटी रिड्यूस हो सके और भला हो सके, प्रमोट हो सके वेलफेयर करना। हाउएवर ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ एक्सट्रीम सोशलिस्ट मॉडल, पर हाँ ये भी था कि वो एकदम एक्सट्रीम सोशलिस्ट मॉडल पे भी नहीं जाना चाहते थे, मतलब कि सारी चीज गवर्नमेंट बना के दे ये भी नहीं चाहते थे वो। फॉलोड इन द फॉर्मर सोवियत यूनियन, मैं आपको बता दूं कि जो पहले यूएसएसआर में फॉलो हुआ करती थी वैसा मॉडल भी नहीं चाहते थे कि एक्सट्रीमली वो मॉडल हो, where all the means of production and property were owned by the government। सारी प्रॉपर्टी और सारे प्रोडक्शन वो सारे के सारे कौन ओन करता था? गवर्नमेंट करता थे, गवर्नमेंट करते थे। वो भी नहीं चाहते थे कि ऐसी चीज हो, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि भैया गवर्नमेंट को ही एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, और मैं आपको बता चुका हूँ भारत के पास में इतना पैसा नहीं था कि गवर्नमेंट सारी चीजें कर सके। तो एक्सट्रीम फेवर का भी नहीं थे, वो चाहते थे कि हाँ सोशलिज्म हो बट नॉट इन एक्सट्रीम कंडीशन, ठीक है। और इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया ये प्रैक्टिकल भी नहीं था या गवर्नमेंट के लिए फायदेमंद या डिजायरेबल भी नहीं था कि वो सारी लैंड एंड प्रॉपर्टी को कंप्लीटली कंट्रोल कर सके। ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं था कि सारी लैंड और प्रॉपर्टी गवर्नमेंट एक्वायर कर सके, मैं आपको बता चुका हूं। इसलिए कहीं ना कहीं इंडियन लीडर्स ने उस वक्त बीच का रास्ता, मिडिल पाथ को सर्च किया कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के बीच में, जो कि था बेटा मिक्स्ड इकोनॉमी। और आप लोगों को पता चल चुका होगा कि उस वक्त जो सवाल खड़े थे हमारे लीडर्स के पास में, उन्होंने क्या चूज किया? मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को चूज किया। और मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर भी गवर्नमेंट ने कई सारे रूल्स को बनाकर, रेगुलेशंस को बनाकर, लॉ बनाकर इसको काफी कंट्रोल वे के अंदर चलाया, अपने एक प्लान के तहत चलाया, जो कि अपन चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो आपको आगे ये चीजें समझ में आएगी कि किस तरीके से इन्होंने कैसे कैसे इनको चलाया। नहीं नहीं ऐसा तो ना हो सकता है। आओ बेटा, तो बेटा मैंने आपको पूरा ये समझा दिया कि हमारे लीडर्स ने क्या चूज किया। नाउ हमारा जो मेन डिसीजन था वो था मिक्स इकोनॉमी डिसीजन था। हालांकि हम लोग इसके जो नेक्स्ट पेज है उसके अंदर हमें सारा टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम समझा रखा है, और वो हम पढ़ना भी जरूरी है बेटा, क्योंकि जो चीज़ है वो हमारी एनसीईआरटी में गिवन है, और एनसीईआरटी में स्पेशल एक अलग से बॉक्स बना के गिवन है, तो उसको हम रीड करेंगे। पर अभी के लिए हम आगे बढ़ते हैं और मिक्स इकोनॉमी यानी मेन डिसीजन के बारे में पढ़ते हैं। इंडिया अडॉप्ट द आइडिया ऑफ मिक्स इकोनॉमी। इंडिया ने कहीं ना कहीं मिक्स इकोनॉमी को अपनाया, और मिक्स इकोनॉमी जो थी उसके अंदर गुड फीचर्स ऑफ बोथ कैपिटलिज्म एज वेल एज सोशलिज्म थे बेटा। सर यानी कि दोनों सिस्टम के बीच का रास्ता इंडिया ने अपनाया, और इस सिस्टम के अंदर पब्लिक सेक्टर ने बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया की एंड स्ट्रेटेजिक एरिया के अंदर। प्राइवेट सेक्टर ने भी कहीं ना कहीं बेटा फंक्शन अलाउड किया, यानी प्राइवेट सेक्टर ने कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरीके से काम निभाया। प्राइवेट प्रॉपर्टी रखना लोगों को हकदार बनाया, मतलब कि लोग जो थे उनके पास में प्राइवेट प्रॉपर्टी वो एक्वायर कर सकते थे, और इकोनॉमिक प्लानिंग के तहत डेवलपमेंट किया गया। दैट इज व्हाट इंपॉर्टेंट हमारे पास में है, और हम लोग पढ़ेंगे भी आगे जाके। हम पढ़ेंगे 5 ईयर प्लान्स, और 5 ईयर प्लान्स के अंदर हम समझेंगे किस तरीके से इकोनॉमिक प्लानिंग की गई, और ओवर द डिकेड्स हम लोगों ने इकोनॉमिक प्लानिंग करके किस तरीके से इंडिया को ग्रोथ के रास्ते पे लेके आए, वो चीज हम समझेंगे। तो ये हमारे को अभी से दे रखा है। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये था किसी भी तरीके से डेवलपमेंट विद डेमोक्रेसी, सोशल जस्टिस एंड पब्लिक वेलफेयर हम करें। किसी भी तरीके से हमारा मेन मोटिव ये था कि डेवलपमेंट होना चाहिए, पर डेवलपमेंट के साथ साथ में डेमोक्रेसी बनी रहनी चाहिए, सोशल जस्टिस होना चाहिए, और पब्लिक वेलफेयर रहना चाहिए। ये हमारा मेन एम था। अब आते हैं, शुरुआत करते हैं कि किस तरीके से प्लानिंग इंडिया के अंदर चालू हुई, और टू अचीव द डेवलपमेंट गोल्स इंडिया ने इकोनॉमिक प्लानिंग का सहारा लिया बेटा। प्लानिंग क्या होता है बेटा? तो प्लानिंग में आपको पता ही है, जैसे वी यूज टू प्लान वेरियस थिंग्स इन आवर लाइफ। हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें हम प्लानिंग के तहत करते हैं। जैसे मान लो छोटी सी पिकनिक भी आपको ऑर्गेनाइज करनी है तो उसके लिए भी आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। वैसे ही भारत के डेवलपमेंट की कहानी को पहले प्लान किया गया कि कैसे हम डेवलप करेंगे, और उसके लिए प्लानिंग एक डेलिब्रेट एफर्ट था गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि कंट्री के रिसोर्सेज का हम इस्तेमाल कर सके सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज वे के अंदर। और इसके तहत प्लानिंग करने के तहत फिर हमने क्या किया? हमने बेटा प्लानिंग कमीशन बनाया, मतलब प्लान करने के लिए भी हमने एक संगठन बनाई, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था प्लानिंग
कमीशन, और इस प्लानिंग कमीशन के अंदर किस तरीके से भारत का डेवलपमेंट होगा उसके बारे में प्लान बनाए जाएंगे, ठीक है। और इसके प्लानिंग कमीशन के जो हेड थे वो कौन थे, वो थे हमारे उसके चेयरपर्सन के तौर पे प्रधानमंत्री, यानी भारत का जो रनिंग प्रधानमंत्री या रनिंग पीएम होगा वही कौन बनेगा बेटा, चेयरपर्सन बनेगा। एंड विद दिस द एरा ऑफ 5 year plans begins in India। और इस तरीके से बेटा हमारे पास में 5 साल का जो प्लान होता है वो भारत के अंदर क्या हुआ, वो बनता है। हाँ भाई आ जाओ। बिगिनिंग ऑफ प्लानिंग इन इंडिया की हम बात करते हैं। ये पूरा हमने समझ चुके हैं कि 5 year प्लान की शुरुआत कर दी है ये, और इस तरीके से पूरी जर्नी ऑफ इंडिया हमारे पास में थी। क्या क्या था बता देता हूँ बेटा। 1947 में इंडिपेंडेंट होता है, नेशन बिल्डिंग की जरूरत होती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जरूरत होती है, तो उसके लिए भारत जो होता है वो इकोनॉमिक सिस्टम की चॉइस करता है, और उसके बाद में मिक्स इकोनॉमी भारत के लिए सबसे बेहतरीन मानते हुए मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम को चूज करता है। और 1950 के तहत 1950 के अंदर मिक्स इकोनॉमी के तहत प्लानिंग कमीशन को क्या करते हैं, प्लानिंग कमीशन को स्टैब्लिश करते हैं, और इस हिसाब से फिर 5 साल के 5 year प्लान जो होते हैं वो शुरुआत होते हैं, ठीक है बेटा। परंतु मेरे बच्चे ये चीज तो हमको समझ में आ चुकी है, अब हमें समझना है, जैसे मैंने आपको बताया कि चैप्टर के अंदर एनसीईआरटी के अंदर आपको अलग से बता रखा है कि कौन कौन से इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं, उनके फीचर्स क्या हैं, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं बेटा। पेज नंबर 2 के अंदर देख लेते हैं, पेज नंबर 2 के अंदर क्या क्या चीजें आ रही है वो अपन चूज कर लेते हैं, ठीक है। तो फटाफट से देखो बेटा, अगर हम पेज नंबर 2 की बात करें बेटा, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स आपको गिवन है, जैसा एनसीईआरटी में गिवन है, एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, वैसा ही मैंने यहाँ पे पूरा पूरा समझा रखा है, और वही चीज हमें पढ़नी है। यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज एन इकोनॉमिक सिस्टम। 3 हमारे पास में बेसिक इकोनॉमिक क्वेश्चंस होते हैं, और इनके आंसर से ही हमें समझ में आता है कि विच सिस्टम वी शुड अडॉप्ट, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी या मिक्स इकोनॉमी, कौन सा हमें इकोनॉमिक सिस्टम चूज करना चाहिए। और इवन कंपैरिजन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम में हमें इससे समझ में आएगा। जो चीज ऊपर लिखी हुई है वो यहाँ पे हमने शॉर्ट फॉर्म में पूरी टेबल बना के दे रखी है, जिससे हमें पूरा एकदम क्लियर हो जाए कि हमें कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम पे जाना चाहिए। सबसे पहले इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, तो बेटा हर एक सोसाइटी को ये आंसर करना होता है कि 3 बेसिक क्वेश्चन का आंसर चाहिए होता है हर एक इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर, हर एक सोसाइटी के अंदर। क्वेश्चंस क्या है, कौन से गुड्स एंड सर्विसेज आप प्रोड्यूस करोगे, कौन सी चीजों को आप अपनी सोसाइटी में प्रोड्यूस करोगे, कैसे वो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होंगे, और किसके लिए वो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होंगे। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom to produce, ये 3 सवाल होते हैं बेटा कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है, और किसके लिए बनाना है। द वे अ कंट्री आंसर दिस क्वेश्चन, और वो सोसाइटी है, वो कंट्री जब इन 3 क्वेश्चन का आंसर करती है तब जाकर पता चलता है कि आप कौन से इकोनॉमिक सिस्टम को चूज करोगे तो फायदा होगा। एंड इकोनॉमिक सिस्टम जो होता है बेसिकली ये बताता है, इकोनॉमिक सिस्टम ये बताता है कि कैसे रिसोर्सेस को ओन किया जाएगा, कितना प्रोडक्शन जो है, हाउ प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज, यानी कि प्रोडक्शन कैसे ऑर्गेनाइज होगा, कैसे इनकम या गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अमंग द पीपल्स। ये जो इंफॉर्मेशन होता है ये कौन देता है बेटा, हमारा ये इकोनॉमिक सिस्टम देता है। देयर आर 3 बेसिक इकोनॉमिक सिस्टम, हमारे यहाँ पे इंडिया में 3 इकोनॉमिक बेसिक इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं। और पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस, जिसका मतलब होता है this means deciding in advance, या deciding which goods and services should be produced in and in what quantity, भैया कितने goods and services बनाने हैं और ना कौन कौन से बनाने हैं और कितनी क्वांटिटी बनाने हैं। एंड हाउ टू प्रोड्यूस में क्या होता है, ये होता है बेटा मेथड ऑफ प्रोडक्शन, वेदर ज्यादा लेबर यूज करनी है या ज्यादा मशीन यूज करनी है। बेटा जो लेबर ज्यादा यूज करना होता है उसको हम बोलते हैं, लेबर ज्यादा यूज करने वाली टेक्निक को हम बोलते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, ठीक है। और जहां हम ज्यादा कैपिटल यूज करते हैं तो वहां बोलते हैं कैपिटल मशीनरी इंटेंसिव।
ठीक है। तो हाउ टू प्रोड्यूस में यही समझना बेटा कि किस तरीके से, दिस मेथड यहाँ पे समझ में आता है कि बेटा किस तरीके से हम प्रोडक्शन करेंगे। पहले तो हमने पहले सवाल में तो ये हो गया कि क्या बनाना है, कितनी क्वांटिटी बनाना है। दूसरे सवाल में हुआ कि भैया किस तरीके से बनाना है, क्या हम लेबर इंटेंसिव मेथड का इस्तेमाल करेंगे या फिर कैपिटल मशीनरी मेथड का इस्तेमाल करेंगे। मतलब कि लेबर को बुलाकर हम ज्यादा लेबर इंटेंसिव यानी लेबर के भरोसे ही प्रोडक्शन करेंगे, या फिर हम मशीन्स को डेवलप करेंगे, मशीन्स को लेके आएंगे और मशीन्स से ज्यादा काम करवाएंगे। उस चीजों को यहाँ पे देखेंगे। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, इसका मतलब होता है डिसाइड करना कि कैसे गुड्स एंड सर्विसेज जो होंगी वो प्रोड्यूस होंगी और वो प्रोड्यूस होने के बाद डिस्ट्रीब्यूट कैसे होंगी। ये चीज का भी डिसीजन क्या होता है बेटा, ये चीज के बारे में बताना होता है फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस के अंदर। ठीक है बेटा, यहां तक हो गया। तो आप बेटा नोट्स के अंदर ये लिख लो कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर जो 3 मेन इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक क्वेश्चंस होते हैं वो ये होते हैं। पहला लिख लो कि भैया व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा हाउ टू प्रोड्यूस, तीसरा फॉर होम टू प्रोड्यूस। फटाफट से लिखो बेटा, फिर अपन आगे आते हैं हमारी इकोनॉमीज के अंदर। भाई आ जाओ। अरे वो अवयुग से पूछ ले, रुक। क्या? हाँ हाँ भाई बेटा आगे देखते हैं अपन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स इकोनॉमी का हम समझते हैं कि क्या क्या हमारे पास में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स इकोनॉमी के फीचर्स हैं। पहला आते बेटा, अगर हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ पर जो मार्केट फोर्सेस होती हैं डिमांड एंड सप्लाई की, मार्केट फोर्सेस होती है डिमांड एंड सप्लाई की, वो डिसाइड करती है क्या बनाना है, कैसे बनाना है और किसके लिए बनाना है। यानी जो 3 चीजें हैं उनके बारे में डिस्कस यहाँ पे कौन करते हैं, मार्केट फोर्सेस और डिमांड एंड सप्लाई। ऑब्वियस ही बात है, जिसकी डिमांड होगी, जिसकी सप्लाई होगी, वही चीज को क्या करेंगे बेटा, बनाया जाएगा। मतलब जिसकी डिमांड आएगी वही सप्लाई की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मेन एम ये होता है मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना। और यहाँ पर जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी की सारी डिपेंडेंट होती हैं हमारे इंडिविजुअल्स के ऊपर, प्राइवेट के ऊपर। तो इसलिए वो वही चीज को प्रोडक्शन करेंगे जिसकी डिमांड आएगी। ठीक है, दिस सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज मार्केट इकोनॉमी। इसको बेटा हम मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं। ओनली दोज गुड्स आर प्रोड्यूस विच आर इन डिमांड। बेटा वही गुड्स बनाए जाएंगे जिनका डिमांड में है और उनको प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट करके भी बेच सकते हैं। इफ द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज हाई, अगर डिमांड हमारी कमोडिटी की बहुत हाई है तो इसके ज्यादा से ज्यादा चीजें जो हैं वो प्रोड्यूस की जाएगी, क्योंकि डिमांड ज्यादा है तो ये लोग सप्लाई करेंगे, पैसा कमाएंगे। ठीक है, this method of the method of production depends on the cost. If labor is cheaper than the capital, more labor may be used. If the machines are cheaper, more capital intensive method may be adopted. बेटा वही चीज है कि कैसे बनाना है, क्या हमें लेबर के उससे काम करवाना है या मशीन से काम कराना है। तो वही चीज है, अगर लेबर सस्ती है मेरे बच्चे तो हम लेबर को क्या करेंगे बेटा, लेबर को हम एम्प्लॉयड करेंगे और उनको यूज करेंगे। ठीक है, और अगर मान लो मशीन सस्ती है बेटे, तो मशीन सस्ती है तो क्या होगा कि हम कैपिटल इंटेंसिव मेथड का इस्तेमाल करेंगे। गुड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड मेनली अकॉर्डिंग टू परचेजिंग पावर। बेटा जो गुड्स होते हैं वो परचेजिंग पावर के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं कि किसकी कितनी परचेजिंग पावर है। पीपल who have more income who can buy the goods, more goods and services। भाई जिन लोगों के पास ज्यादा इनकम है वो गुड्स एंड सर्विसेज को ज्यादा बाय कर सकते हैं। सॉरी, अब आते हैं बेटा हमारे पास सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर। इन अ सोशलिस्ट इकोनॉमी जो गवर्नमेंट होती है वो डिसाइड करती है व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, कौन कौन से गुड्स को प्रोड्यूस करना है, हाउ दे आर टू बी प्रोड्यूस, कैसे उनको प्रोड्यूस करना है, एंड हाउ दे आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट ही इन तीनों सवालों का जवाब क्या करेगी बेटा, रेडी करेगी। यहाँ पे गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट चीजें हैं, ना कि मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, प्रोडक्शन जो है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ सोसाइटी होता है रादर देन प्रॉफिट। भैया आम जनता की जरूरत क्या है उसके अकॉर्डिंग होगा, प्रॉफिट मोटिव नहीं होगा। एक एग्जांपल की तरह आपको चीज समझाता हूँ। सबसे सपोज करो बेटा, भले ही इंडियन रेलवे बहुत सालों से लॉसेस में चल रही है, पर इंडियन रेलवे भारतीय लोगों की जरूरत है, और क्योंकि इंडियन रेलवे भारतीय लोगों की जरूरत है इसलिए गवर्नमेंट इसको भले ही लॉस हो रहा हो तब भी रन कर रही है और ज्यादा से ज्यादा इस पे इन्वेस्ट भी कर रही है, ताकि
लोग जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह आराम से जा पाए, लोगों का वेलफेयर कर रही है। तो वही चीज है कि बेटा नीड्स ऑफ सोसाइटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोडक्शन होता है। गवर्नमेंट ज्यादातर ओन करती है, कंट्रोल करती है मेजर रिसोर्सेज को और मींस ऑफ प्रोडक्शन को भी, और डिस्ट्रीब्यूशन भी इस तरीके से किया जाता है कि सोशल नीड्स जो हो वो क्या हो बेटा, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन करते वक्त सोशल नीड्स को देखा जाता है, वेलफेयर को देखा जाता है, रादर देन परचेजिंग पावर। यानी कौन परचेज कर सकता है उस पर डिपेंड नहीं करता, नीड्स कहाँ पे है, वेलफेयर कहाँ पे ज्यादा होगा, उस पर डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है। इन प्रिंसिपल सोशलिस्ट इकोनॉमी जो होता है वो रिड्यूस करता है इनस्टेबिलिटी को और एंश्योर करता है वेलफेयर फॉर ऑल। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या होता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी जो होता है वहां पे इनइक्वालिटी रिड्यूस होती है और साथ में वेलफेयर हर किसी का होता है। फिर आता है बेटा मिक्स्ड इकोनॉमी, और अगर हम मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करें तो एक मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर बेटा बोथ कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमी के फीचर्स कंबाइन होते हैं। मिक्स इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कुछ सेक्टर जो होते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा गाइड किए जाते हैं पब्लिक वेलफेयर के लिए, और प्राइवेट जो है इंडिविजुअल ऑफ फर्म्स वो कुछ प्रॉपर्टी को ओन करती है और बिजनेस चलाती है। इस सिस्टम जो होता है ये दोनों कहीं ना कहीं दोनों सिस्टम का मिक्स्ड है बेटा, और कहीं ना कहीं इकोनॉमिक फ्रीडम विद सोशल जस्टिस यहाँ पे होती है। और इंडिया ने बेटा मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम आफ्टर इंडिपेंडेंस अडॉप्ट कर रखा है। यानी कहने का मतलब ये है कि इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को ही फॉलो कर रखा है। यही जो इकोनॉमिक सिस्टम है हमारे लीडर्स को समझ में आया और उन्होंने यही इंपॉर्टेंट फीचर इसमें डाला गया। ठीक है, फटाफट से देखो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी और ये सब के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर मेन होता है प्राइवेट प्रॉपर्टी और प्रॉफिट मोटिव, ये सेंटर फीचर है हमारे कैपिटलिस्ट का। सोशलिस्ट में पब्लिक ओनरशिप और सोशल वेलफेयर हमारे पास में इंपॉर्टेंट फीचर है, और यहाँ पे दोनों साथ में रहते हैं। को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे साथ में होते हैं। अब इसी को ही बेटा पूरा हमने एक छोटे से क्या कर दिया, चार्ट में इसको बना दिया है जहाँ पे सब चीजें दे रखी है। जैसे फॉर एग्जांपल डिसीजन मेकर में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है मार्केट फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई, यहाँ पर मार्केट फोर्स जो होते हैं डिमांड सप्लाई की वो यहाँ पे डिसीजन लेते हैं कि क्या बनाया जाएगा, यहाँ पे गवर्नमेंट डिसीजन लेती है कि क्या बनाया जाएगा, और यहाँ पे दोनों तरीके से काम होता है। यहाँ पे ओनरशिप और रिसोर्सेज जो होती है वो प्राइवेट ओनरशिप होती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी में पब्लिक ओनरशिप होती है, यहाँ पे बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक ओनरशिप होती है। मेन ऑब्जेक्टिव में यहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्रॉफिट मेकिंग होता है और सोशलिस्ट इकोनॉमी में वेलफेयर होता है। मिक्स इकोनॉमी में ग्रोथ प्लस वेलफेयर होता है। रोल ऑफ मार्केट की हम बात करें तो बेटा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोशलिस्ट इकोनॉमी बेटा लिमिटेड ही क्या होता है, मार्केट का रोल होता है, बहुत ही लिमिटेड रोल होता है मार्केट का। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है पर हाँ उसको गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। गवर्नमेंट का रोल देखे यहाँ पे सबसे कम होता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा होता है, और यहाँ पे केवल इंपॉर्टेंट जगहों पे सिग्निफिकेंट होता है। डिस्ट्रीब्यूशन बेसिस देखे तो यहाँ पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी डिस्ट्रीब्यूशन बेसिस जो होता है वो परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल होती है। ठीक है, कितने लोग उसको परचेज कर सकते हैं वो यहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में होता है। सोशलिस्ट में सोशल नीड्स होती है और यहाँ पे मार्केट और वेलफेयर प्रिंसिपल दोनों होते हैं। इस तरीके से बेटा ये पेज नंबर 2 भी खत्म होता है। तीनों सिस्टम जो हैं उसके बारे में अपन ने पढ़ लिया है।